किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। कृषि दर्शन की प्रातःकालीन सभा में आपका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले नज़र डालते हैं आज के विषयों पर। खबरें खेती की, मौसम की जानकारी, मंडियों के भाव तो होंगे ही, साथ में वृक्षों में पोषक तत्वों की मैनेजमेंट किस प्रकार से करें, इस विषय पर जानकारी होगी। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती से। मौसम के लिए अधिक से अधिक जानकारी, प्रधानमंत्री का किसानों से आह्वान। एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम योजना हरकत में, किसानों को सीधा लाभ। सूखे में भी पनपती सोयाबीन की नई किस्म और गिलास भर पानी में 1 किलो धान। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। अब खबरें विस्तार से। बेहतर फसल उत्पादन के लिए जरूरी है कि आपको समय रहते मौसम की जानकारी हो। अब जैसे बढ़ते तापमान में फसल की देखभाल कैसे होगी, इस संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विशेष आह्वान है। स्पेस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा अगर कोई लाभ हुआ है तो वो लाभ हुआ है मौसम की जानकारियां अब करीब करीब सही निकलने लगी है। पहले मौसम की जानकारियां किसान को भी भरोसा नहीं होता था, वो लगता यार ठीक है, ये तो कहता था धूप निकलेगा, नहीं निकला। लेकिन अब ये जो खर्चा कर रही है सरकार, ढेर सारे सैटेलाइट छोड़ रही है, ये अरबों खरबों रुपयों का खर्च हुआ है। कृषि में उपयुक्त उपकरण, मशीनरी पद्धति आदि की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा गांवों में ही विशेष प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की गई है। इससे किसान सीधे लाभान्वित होंगे। पेश है ये रिपोर्ट। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कृषि में आधुनिक और प्रभावी प्रौद्योगिकियों का अपनाया जाना आवश्यक है। इस सोच के साथ केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर ही एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए प्रारंभिक चरण में देश के 593 गांवों को ही चुना गया है। जुलाई माह से प्रारंभ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत खरीफ फसल से जुड़ी कृषि प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। प्रोटीन से भरपूर सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सब्जी और यहाँ तक कि दूध से भी जुड़ी हुई है। हाल ही में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी किस्म तैयार की गई है जो बेहद कम पानी और बेहद ज्यादा पानी दोनों दशाओं में पनपकर बेहतर उपज देती है। पेश है ये रिपोर्ट। सोयाबीन देश की उभरती फसलों में एक है जो दलहन और तिलहन दोनों ही दृष्टि से विशेष महत्व रखती है। हाल ही में सीहोर स्थित रफी अहमद किदवई कृषि विद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा सोयाबीन की ऐसी किस्म विकसित की गई है जो ना तो कम पानी में सूखती है और ना ज्यादा में गलती है, बल्कि 15% अधिक उपज देती है। RVS 2001 से 4 नामक यह किस्म 1 हेक्टेयर में 6 क्विंटल तक की उपज देती है। किस्म को कृषि मंत्रालय की सेंट्रल सीड रिलीज कमेटी द्वारा जारी किया जा चुका है। आने वाले दिनों में आप धान की उपज लेने वाले हैं, मगर धान को ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। यदि इस सोच से आप परेशान हैं, तो यह रोचक खबर आपके लिए ही है। कृषि वैज्ञानिकों ने धान की ऐसी किस्म विकसित की है जो मात्र 1 गिलास पानी में 1 किलो धान देती है। पेश है ये रिपोर्ट। धान की फसल अधिक पानी की खपत के लिए जानी जाती है, मगर इधर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसी किस्म विकसित की गई है जो मात्र 1 गिलास पानी में 1 किलो धान देती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और मनीला स्थित अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान के संयुक्त प्रयासों द्वारा विकसित यह किस्म परीक्षण के अंतिम चरण में है। ज्ञात हो कि किस्म पर 6 वर्षों से परीक्षण चल रहे हैं। अगले वर्ष इसका बीज उपलब्ध हो जाएगा। लगातार बढ़ता ताप पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में लिए हुए है। आखिर देश के विभिन्न भागों में मौसम का क्या हाल है और उसके अनुरूप आपको क्या करना है, आइए जाना जाए। और आइए अब जानते हैं मौसम के बारे में। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और बिहार में कुछ स्थानों पर तथा जम्मू और कश्मीर में 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तो आइए एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। देश की अधिकांश कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की खरीद आखिरी चरण में है, तो वहीं मौसमी फल आम, तरबूज और खरबूज की खासी आवक है। वहीं दूसरी ओर लीची की आवक भी प्रारंभ हो गई है। ऐसे में उत्पादक तो बेहतर आय कर ही रहा है, उपभोक्ता को भी पौष्टिक और स्वादिष्ट फल मिल रहे हैं। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, हमारे देश में बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो फलों की खेती करते हैं, बाग लगा रखे हैं, वृक्ष लगा रखे हैं और बाग भी बहुत किस्म के होते हैं, चाहे आम का बाग है, अमरूद का बाग है, अनार का बाग है। उन सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है ज़मीन के अंदर आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखना। ऐसे 16 से अधिक आवश्यक पोषक तत्व हैं जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। उनकी कमी हो जाए तो उससे हमारी खेती को, वृक्षों को नुकसान पहुंच सकता है। तो आज हम इस विषय पर आपको विस्तार से जानकारी दिला रहे हैं कि हम आवश्यक पोषक तत्वों को कैसे बनाए रखें और इसकी कमी में इनको कैसे पूरा किया जाए। आइए आप इस जानकारी का लाभ उठाएं और देखते हैं। ये एक मानी हुई बात है कि आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होते हैं फल, लेकिन फलों के स्वास्थ्य की भी तो देखभाल आप ही को करनी है ना। अगर आप नए बागवान हैं, बाग की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, या फिर आपके अपने पास स्वयं पहले से ही बाग हैं, और या फिर आपके बाग बहुत ही ज़्यादा परिपक्व अवस्था में आ चुके हैं, तो तीनों ही दशाओं में एक बात महत्वपूर्ण ये होती है कि बाग के हर वृक्ष को और आपकी जो बाग की धरती है उसको आपको सही पोषक तत्व देने होंगे। और पोषक तत्व अगर एक ही मात्रा में देंगे, एक से ही देंगे, तो निश्चित तौर पर वो बात नहीं बनती है, वो बढ़वार नहीं आती है। इसलिए अब जो स्थिति आई है वो एकीकृत पोषक प्रबंधन की आई है कि किस तरीके से आप पोषक तत्वों का प्रबंधन अपने बाग में कर सकें। इस बारे में निश्चित तौर पर आप जानना चाहेंगे और बहुत कुछ जानना चाहेंगे। तो हमने आज अपने साथ आमंत्रित किया है बागवानी आयुक्त भारत सरकार डॉक्टर एस के मल्होत्रा साहब। मल्होत्रा साहब, आपका स्वागत है। और मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि जो एकीकृत पोषक प्रबंधन की बात करते हैं वो वास्तव में है क्या? जैसा कि आपने एकीकृत पोषण प्रबंधन के बारे में आपने जैसे कहा कि और फलों में भी ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उचित पोषण का जो है उपलब्ध कराना पौधों को वो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसके लिए आप जानते हैं कि 16 प्रकार के ऐसे इस प्रकार के तत्व जो हैं जिनकी पहचान की गई है, और इस तरह के जो तत्व हैं उनको अगर हम उपलब्ध नहीं कराते हैं, किसी एक भी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो पौधों में जो है बढ़वार अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसान जो है फलों में जो है पोषक तत्व पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं कराते हैं और पौधों की बढ़वार अच्छी नहीं हो पाती है, और अच्छी बढ़वार ना होने की वजह से जो है उसके फलन पर जो है उसका बहुत ही विपरीत असर पड़ता है। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि इस प्रकार के 16 पोषक तत्व हैं, उन 16 पोषक तत्वों का जो एक अनुपात है, बैलेंस है, वो उसको जो है पौधों को जो है उपलब्ध कराना बहुत ही आवश्यकता है। जिसमें आप देखेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन तो एक प्रकार के मुख्य जो तत्व हैं जिनसे मिल करके बाकी सभी तत्वों का जो है जो बनाए जाते हैं। और इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, गंधक, इस तरह के अन्य, कैल्शियम, ये सब जो है गौण तत्व हैं। इसके बाद जो है कुछ सूक्ष्म तत्व भी आते हैं जिनकी जो है आवश्यकता पौधों को पड़ती है, जिसमें कि आप देखेंगे कि लोहा है, बोरोन है, मैग्नीशियम, जिंक, इस तरह के बहुत सारे जो है सूक्ष्म तत्व हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। और पौधों में तो आप देखेंगे कि फलदार पौधों में तो विशेष रूप से अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसकी गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है और उसकी उपज पर भी जो है उसका असर पड़ता है। और पौधों के संपूर्ण विकास के लिए किसी न किसी तरह से उन पोषक तत्वों की जो है समय समय पर आपूर्ति करते रहने चाहिए। और हमेशा जो है हम भी यही कहते हैं कि किसान अपनी एक योजना बनाए और उस योजनाबद्ध तरीके से चले, और जब अपने खेत की मिट्टी की जांच भी करवाता रहे। जांच के आधार पर जो है उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी जो क्या स्टेटस है, उसके आधार पर जो
फसलों की जो सिफारिश की गई मात्राएं हैं उनको पौधों को उपलब्ध कराते रहना चाहिए। डॉक्टर मल्होत्रा, कुछ जो हमारे बागवान भाई हैं जो नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और वो ऐसे भी बागवान हैं जिनके पहले से ही बाग हैं और कुछ के ऐसे बाग जो परिपक्व हो चुके हैं, मैं जानना चाहूँगा कि इस दशा में आप उन लोगों को क्या बताएंगे कि किस तरीके से पोषक तत्व को मुख्य रूप से देखते हुए उनको क्या कुछ करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि हमारे जो है हम अगर आप चाहें तो दो प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। पहली व्यवस्था कि ऐसे किसान जो नए बाग लगाना चाहते हैं, दूसरा ऐसे बाग जो पहले से स्थापित हैं उनमें जो है पोषण प्रबंधन कैसे किया जाए। तो जो पहले नए बाग हैं उसके लिए तो जैसे मैं आपको अभी पहले भी बता रहा था कि पहले अपनी मिट्टी की जांच करा लें और उसको सोइल टेस्टिंग लैब जो प्रयोगशाला है वहाँ पर जा करके उसकी जो है जांच करा करके उसको मालूम करें कि आपकी स्टेटस क्या है। जैसे कि अभी जानते हैं कि अभी एक सोइल हेल्थ कार्ड भारत सरकार ने एक योजना चलाई है और हमारे माननीय कृषि मंत्री ने भी ये कहा था कि हर किसान के पास सोइल हेल्थ कार्ड उसकी जेब में होना चाहिए, जिससे कि उसको अपने खेत का जो स्टेटस है उसको ये पता लगे कि मेरा खेत का जो है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सूक्ष्म तत्व ये किस मात्रा तक उपलब्ध है और उनके अनुसार और फसलों के अनुसार जो हमें ज़रूरत है वही ही पौधों को उपलब्ध कराएं। तो आप अपनी एक योजना बनाएं कि हमें जो है किस नई फसल को जो है आप फलों की खेती जो है आगे अपनाना चाह रहे हैं, उसके आधार पर जो है हम पोषक तत्वों की जो सिफारिश की जाती है नए बाग के लिए अलग है। इसके बाद जो स्थापित बाग हैं वो पौधे की उम्र के हिसाब से जो है पौधों को उर्वरक उपलब्ध कराए जाते हैं। जी। तो उसमें 1 वर्ष का पौधा है तो उसके लिए जो है उसकी मात्रा अलग है, 2 वर्ष के पौधे के लिए अलग है, 3 वर्ष के पौधे के लिए अलग है और इसके बाद से 4, 5, 6 तक जो है वो मात्रा लगभग समान होती है। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग सिफारिशें की गई हैं और अलग फसलों के लिए अलग अलग सिफारिशें हैं। वो उसी तरह से अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से मिल करके और जांच के आधार पर उसको निर्धारित करके जो है पौधों को उपलब्ध कराते रहे। जी। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि नए बागों की, लेकिन जो मई जून जो अभी महीने आने वाले हैं और बरसात भी आएगी, तो ऐसे में जो नए बागों की शुरुआत करना चाहता है उसको क्या कुछ करना होगा? जैसे कि बिल्कुल ठीक है, जैसे कि अभी आप देखें कि मई का महीना इस टाइम में तापमान भी बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने की वजह से जो है अभी खेत की तैयारी का ये बिल्कुल ही उपयुक्त समय है। इस टाइम में अपनी खेत की अच्छी तरह से जुताई करें और गड्ढे बनाएं और उसमें गड्ढे बना करके जो है उसमें जो मिट्टी का मिश्रण भरा जाना है और ये सब चीज़ों की कार्रवाई पहले की जानी है। और जो सबसे जो आवश्यक है इन दिनों में, क्योंकि तापमान जो है 40 डिग्री से ऊपर भी चला जाता है, तो उस तापमान को प्रयोग करके हमें जो है अपनी भूमि को जो है कीड़ों से और रोगों से जो है मुक्त रखना है। इसलिए उसको जो है सोलराइजेशन जिसको हम कहते हैं, जिससे कि हम सौरीकरण करके जो है हम अपनी जो भूमि है उसको जो है हम कीटाणु रहित करें और जो है कीट रहित करें, जिससे कि भूमि का स्वस्थ जो है वो बना रहे। उसके लिए पॉलीथीन मल्च का भी प्रयोग किया जा सकता है और मिट्टी और उसकी जुताई करके खेत को खुला भी रखा जा सकता है। और उसके बाद से जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसान जो है वो गड्ढे बनाएगा, 1 गुना 1 गुना 1 मीटर के आकार के जो है गड्ढे बनाए जाते हैं जब भी हमें नए फलों का जो है बाग लगाना होता है। और उसमें उस गड्ढों में जो है हम 1 गुना 1 मीटर का हम इसलिए कहते हैं कि गहराई तक, जिससे कि अगर कोई पत्थर हैं या कुछ भी है उस तरह के पत्थरों को भी निकाला जाता है और भूमि का जो ऊपर की जो मिट्टी है उसको अलग रखा जाता है। उसके बाद उसमें गोबर की खाद और साथ में मिट्टी और थोड़ी चिकनी मिट्टी का भी रहता है, उसमें रेत भी रहता है। इस तरह का 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात खाद का रहता है। ये सब मिला करके गड्ढों को भरते हैं और उसमें जो है कुछ जो कीटनाशक जो सिफारिश की गई जो कुछ इस तरह के पाउडर हैं उसको भी साथ में मिला देते हैं और फफूंदनाशक जो कुछ पाउडर है जिसमें कैप्टॉन, थीरम, बेवस्टीन, ये कुछ जो है फफूंदनाशक दवाइयाँ हैं उनको भी जो है उसमें मिश्रित करके उस तरह से हम लोग गड्ढों को भर के, और जब जून जुलाई के माह में जब बारिश जैसे शुरू होगी तो नए पौधों को जो है उसकी रोपाई जो है वहाँ पर कर दी जाती है। लेकिन इसमें किसान अवश्य ध्यान रखें कि जो भी हम पौधे लाएंगे वो अच्छे स्वस्थ पौधे हों और भरोसे की जगह से खरीदे गए हों और जो सिफारिश शुदा किस्में हैं उन्हीं को ही जो है प्रयोग में लाएं। कई बार ऐसा होता है कि हमने पोषक तत्व दिए, कमती बढ़ती हो गई, लेकिन जिसकी कमी होती है
वो पौधा कैसे बोलता है, कैसे आप पता करते हैं कि इस फलाने पौधे में किस पोषक तत्व की कमी है? हाँ, बिल्कुल ठीक बताया आपने। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोटे तौर पर 16 प्रकार के जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, और मोटे मोटे रूप में अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, ये कुछ मेन तत्व है, मुख्य तत्व हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है। और नाइट्रोजन का तो आप देख सकते हैं कि जो उसकी जो पुरानी पत्ती है आप देखेंगे वो जो है पीली पड़ने लगती हैं, और जब वो पीली पड़ने लगेंगी तो उसमें कुछ पत्तियों में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उसमें नाइट्रोजन की कमी है। लेकिन इस तरह के जो लक्षण है वो पौधे से पौधा और किस्म से किस्म जो अलग अलग फसलें हैं उन पर भी निर्भर करता है, और वो लक्षण अलग अलग फसलें अलग अलग तरह के दिखाते हैं। लेकिन मोटे रूप से आप देखेंगे जैसे फास्फोरस है, जब भी खेत में फास्फोरस की कमी होगी तो उसकी जो पत्तियां हैं वो कांसे के रंग की हो जाएंगी, या हल्के आप तांबे का कलर जो है उस तरह का होता है, इस तरह का रंग हो जाएगा। और जब आप जिंक की कमी होगी तो आप देखेंगे जो उसकी शिराएँ हैं वो पीली पड़ जाएंगी, और लोहे की कमी होगी तो उसकी जो शिराओं के बीच की जो स्थान है वहाँ भी आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ही क्लियर दिखने लगता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो आते हैं, लेकिन फिर भी आप पौधे का सैंपल लेकर के विशेषज्ञ को दिखा लें और जांच करवा लें। और दूसरा इसका जो है जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनकी जो है लेबोरेटरी में जा कर के जाँच हो जाती है, लेकिन जो सूक्ष्म तत्व हैं उसके लिए एक विशेष लेबोरेटरी होती है जिसमें लीफ एनालिसिस तकनीक कहते हैं। उस लीफ एनालिसिस तकनीक से जो है हम उसका आकलन कर सकते हैं कि हमारे खेत में किस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है, और उनकी जांच करने की भी विधि अलग है और सैंपल लेने का तरीका भी अलग है। उसमें जो कुछ फसलें हैं तो उसमें नई पत्तियों को लिया जाता है, उसका सैंपल ले जा करके हम लेके जाते हैं। कुछ में पुरानी पत्तियों को ले जाते हैं, डंठल के साथ ले जाते हैं, कुछ बिना डंठल के लेके जाते हैं, और कुछ जो है जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है उस टाइम में जो है हम पत्तियों का कलेक्शन करते हैं। तो उसी तरह से जो फसल में जिस तरह की फसल आपकी है, अगर आम है तो उसी तरह से उसकी जो नई पत्तियां आएंगी तो उसमें से जो है हम पत्तियों का जो है संग्रह करके प्रयोगशाला में ले जाएंगे और उसकी जांच करेंगे। उस तरह से हमें उस स्थिति का पता लग जाएगा। उसी तरह से सिफारिश की हुई जो मात्रा है वो पौधों को उपलब्ध करानी पड़ेगी। और मुख्यतः आप देखेंगे कि जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं उनको दो तरीके से दिया जा सकता है। कुछ सूक्ष्म तत्व ऐसे हैं जिनको हम मिट्टी में भी डाल सकते हैं, और कुछ और उनको जो है हम स्प्रे के रूप में भी पौधों को उपलब्ध कराते हैं। और स्प्रे के रूप में जो है पौधों को एकदम जो है वो उपलब्ध हो जाता है, और उसका जो है हम गुणवत्ता में भी सुधार कर सकते हैं, साथ साथ में उपज में भी जो है हमें बढ़ोतरी मिलेगी। आमतौर पर ये कहा जाता है कि पोषक तत्व दीजिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि पोषक तत्व अकेले तो दिए नहीं जाएंगे, उनके लिए एक माध्यम होता है। कई बार हम उसका बुरकाव करते हैं, कई बार जिसको हम फर्टिगेशन कहते हैं कि सिंचाई और खाद दोनों साथ साथ दिए जाएं। तो ये हम फलदार वृक्षों में किस तरीके से देखते हैं? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि आप देख रहे हैं अक्सर कहा जाता है आने वाले टाइम में जो है हमारे पास पानी की कमी रहेगी जी, और पानी जो है सही मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो हम भारत सरकार की जो योजनाएं हैं जिसको हम लोग नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, बागवानी मिशन कहते हैं, उसमें इस बार ये पूरा जोर दिया गया है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो हम बूंद बूंद सिंचाई विधि है उसको किसान अपनाएं। और बूंद बूंद सिंचाई विधि का ये तो पानी की बात हुई, लेकिन उसको हम अकेले उसी को नहीं लेके चलेंगे, साथ में पोषक तत्वों का भी जोड़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। जब हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में पोषक तत्वों को भी साथ उपलब्ध कराते हैं तो उस टेक्निक को हम फर्टिगेशन कहते हैं। और इस विधि का ये फ़ायदा होता है, एक तो हमारी जो उपलब्धता जो क्षमता है वो हमारी जो है सुधर जाती है, और कम पानी में अधिक खेती ले सकते हैं। और साथ साथ में जो पोषक तत्व जो हम दे रहे हैं फर्टिगेशन के माध्यम से वो व्यर्थ ही खेत में लीचिंग के माध्यम से, जैसे कि फ्लड इरिगेशन करते हैं तो बहुत सारे वेस्ट चले जाते हैं, और वो वेस्ट नहीं होगा। जो पोषक तत्व चाहिए वो जो है उसको जो है पौधों को मिलते रहेंगे, और पौधा जो है उसको पूर्ण रूप से जो है उसको प्रयोग करके अधिक जो है फल का उत्पादन लेने में जो है सहयोग करेगा। तो ये फर्टिगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप 20 से 25% जो है ऐसा आकलन किया गया कि जल जो है वो भी बचेगा और हमारे पोषक तत्व हैं वो भी बचेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक आकलन किया था, तो उस आकलन में ये पता लगा कि हमें भारतवर्ष में कुल 4 लाख टन जो है ये उर्वरक जो है इनकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इतने उर्वरकों की उपलब्धता जो है फलों के लिए कर पाना मुश्किल है। लेकिन अगर हम ये सब फर्टिगेशन, फोलियर एप्लीकेशन पौधों पर जो है स्प्रे करके
और समुचित प्रबंधन करके अगर हम करें तो उसको 1/4 तक की जो मात्रा है वो उर्वरकों की कम की जा सकती है और उसकी जो कीमत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो भी जो है कम हो जाएगा और जो उसका उत्पादन का जो वो विधि है वो भी एक तरह से फायदे का सौदा रहेगा। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर मल्होत्रा, ये जो आपने जानकारी दी और हमारे बागवानों को एक नेक राह दिखाई, सही सलाह दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से आपके जो बाग हैं, आपका जो पौधा है वो खुद तो नहीं बोलता है, लेकिन आपको उसकी पहचान करनी होगी कि उसमें किस पोषक तत्व की कमी है। और यूं भी जो आपकी धरती है जहाँ पोषक तत्व की ज़रूरत है वो एक तरीके से बैंक के अकाउंट की तरह है। अगर आप उसमें निकालते रहेंगे, कुछ डालेंगे नहीं, तो एक स्थिति वो आएगी कि उसमें वो पोषक तत्व समाप्ति हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी मिट्टी की जांच अवश्य कराएं और उसमें जिस पोषक तत्व की आवश्यकता है वो पोषक तत्व, चाहे वो गौड़ हैं अथवा सूक्ष्म हैं, उनको अवश्य दीजिए, ताकि आपके बाग पूरी तरीके से फले फूले और आपका हृदय भी बाग बाग हो उठे। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, चलते चलते आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के बारे में बता दें। खबरें खेती की, मौसम की जानकारी, मंडियों के भाव तो होंगे ही, साथ में आपकी चिट्ठी पत्रियों के जवाब देंगे। आप देखना न भूलें। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार।